Hello everyone, welcome to the channel. If you are a sociology learner, then now you have come at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, and I will teach you sociology in a very easy way. Let's get started. So आज के लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी का जो रूरल सोशोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी की सीरीज़ ही कंटिन्यू कर रहे हैं. सो इसमें हम ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे. अब उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. 26 क्वेश्चन है, नॉर्मली द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत इज़ फॉर हाउ मैनी ईयर्स. सामान्यतः जो ग्राम पंचायत होती है उसका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है. तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट होती है तो उसका भी जो एक टेन्योर होता है, वर्क टेन्योर, वो मिनिमम 5 साल का होता है, तो 5 साल. इसके बाद है 5 ईयर्स. विच टाइप ऑफ सीड्स वर यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फॉर हायर यील्डिंग ऑफ व्हीट एंड राइस. सो भारत में हरित क्रांति के द्वारा गेहूं और चावल की अधिक पैदावार के लिए किस प्रकार के बीजों का प्रयोग हुआ था. तो ये थे आपके HYV सीड, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज शीड्स थे ये. और अगर हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है और इंडिया में MS स्वामीनाथन का नाम आता है. ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. इट इज़ द पीरियड व्हेन एग्रीकल्चर ऑफ द कंट्री वाज कन्वर्टेड इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम ड्यू टू द adoption of modern methods and techniques like the use of high yielding variety seeds. नेक्स्ट है NRLM का मतलब, यानी कि NRLM स्टैंड्स फॉर, या इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू पंचायती राज. तो भारत में संविधान जो है उसमें किस अनुसूची में पंचायती राज है. तो आप जानते हैं संविधान है, उसमें कई सारी अनुसूचियाँ हैं. 12, पहले 8 थी, बाद में एड ऑन होकर 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं. तो उसमें से जो 11th शेड्यूल है, यानी कि जो 11वीं अनुसूची है, वो आपकी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक रूरल प्रोफाइल्स. रूरल प्रोफाइल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है. तो ये आपकी DN मजूमदार की बुक है. नेक्स्ट है जाति पंचायतों के विघटन का कारण है, द रीज़न फॉर द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ कास्ट पंचायत. तो अगर हम जाति पंचायत, जो कि कास्ट पंचायत है, ये डिसऑर्गेनाइज हो रही है, तो इसके रीज़न्स को देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन का इफ़ेक्ट भी है, और एजुकेशन जो है वो डेवलप्ड हो गई है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, और जो न्यू जुडिशियल सिस्टम भी आ गया है. तो इस वजह से तो कास्ट पंचायतें, स्पेसिफिकली जो जाति को लेकर पंचायतें बनी थी, वो अब धीरे धीरे उनका डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है या उनका विघटन हो रहा है, वो ख़त्म हो रही है. औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा के विकास और नई व्यवस्था. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा D, सारे ही राइट हैं. नेक्स्ट है विलियम बाइजर ने भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किस राज्य में किया. इन विच स्टेट डिड विलियम बाइजर स्टडी द जजमानी सिस्टम इन इंडिया. तो जो विलियम बाइजर थे उन्होंने जजमानी सिस्टम जो था उसका अध्ययन UP जो है हमारा उत्तर प्रदेश, इस राज्य में किया था. और ये जो है इन्होंने जजमानी सिस्टम, आपने देखा था जजमानी सिस्टम में जजमान और कमीन दो होते हैं. जजमान वो होते हैं जिनकी सर्विस की जाती है और जो कमीन होता है वो सर्विस देता है. यही था आपका जजमानी सिस्टम. इसकी डिटेल स्टडी विलियम बाइजर ने की है. नेक्स्ट है इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन. पुस्तक के लेखक कौन है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ये आपकी फ्रांसिन फ्रैंकल की बुक है. फ्रांसिन फ्रैंकल की बुक है. इसका राइट आंसर है C. बुक्स जो हैं वो किसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, बट कई बार आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी बुक मिलती है. जैसे ये थिंकर नए हैं फ्रांसिस फ्रैंकलिन, आपने नहीं सुना होगा इनके बारे में. तो कुछ जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के होते हैं. तो आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो 25 क्वेश्चंस हैं उन्हें पहले इलेक्ट कर लें. अगर आपको आइडिया नहीं है तो उस पर गेस करने का कोई मतलब नहीं है. बाकी जो है 75 क्वेश्चन जब आपके पास फ्रेश होंगे तो उनको आप सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप गेस करते हैं तो वो मे भी किसी का सही हो जाता है पर ज़्यादातर नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉन द ई पंचायत पुरस्कार 21. किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जो है 21 जीता. तो ये फैक्चुअल डेटा है आपका. ई पंचायत पुरस्कार जो 2021 का था वो UP को मिला था, उत्तर प्रदेश को मिला था हमारे.
नेक्स्ट है द रूरल अर्बन कंटिन्यूम कंसेप्ट इज गिवन बाय होम। तो ग्रामीण नगरीय सातत्य की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? तो आपके मोस्ट फेमस थिंकर है रूरल सोशियोलॉजी में, आप इन्हें पढ़ते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड, जो लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन की भी बात करते हैं लोग। ये जो आपका रूरल अर्बन कंटिन्यूम है इसकी भी बात करते हैं। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का डेफिनेशन होता है, राज्य सरकार जो है वो इसका डिसीजन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन। तो संस्कृताइजेशन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो दिस प्रोसेस ब्रिंग्स अबाउट स्ट्रक्चरल चेंज, ये संरचनात्मक परिवर्तन की बात करती है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज की बात नहीं करती है, पोजिशनल चेंज की बात करती है। आपकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी इम्प्रोवाइज हो जाएगी, बट आपका जो सोसाइटी में स्ट्रक्चर था वो नहीं बदल सकता। और ये दिस प्रोसेस इज रिलेटेड टू फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, ये जो प्रोसेस है उस नहीं है, ये प्रक्रिया जो है वो एक परिवार से संबंधित नहीं होती है, लेकिन ये आपको यूनिवर्सल देखने को मिलता है, हर जगह आपको संस्कृताइजेशन का प्रोसेस जो है वो मिल सकता है। थोड़ा सा डाउटफुल था ये क्वेश्चन, बट आई गेस ये सी ही होना चाहिए, और डी जो है वो नन ऑफ द अबव है। संस्कृताइजेशन होता क्या है? संस्कृताइजेशन जो प्रोसेस है उसमें जो हायर कास्ट होती हैं उनको लोअर कास्ट फॉलो कर रही होती हैं। जो लोअर कास्ट है जैसे कि जो आपके एससीज वगैरह है वो हायर कास्ट को जब फॉलो करती हैं तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संस्कृताइजेशन। ये जो था ये आपके दिया था एम एन श्रीनिवास, इंडियन थिंकर है, उन्होंने दिया था, और इन्होंने पहले इस प्रोसेस को ब्राह्मणाइजेशन बोला था, ब्राह्मणीकरण, क्योंकि पहले इन्होंने देखा कि लोग ब्राह्मण्स को फॉलो कर रहे थे, बट इन्होंने बाद में देखा कि लोग डोमिनेंट कास्ट को फॉलो कर रहे थे। डोमिनेंट कास्ट का भी कंसेप्ट इन्होंने ही दिया है। डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभु जाति वो होती है जो कि किसी भी एरिया में नंबर में ज़्यादा हो और उसके पास पॉलिटिकल पावर और सब कुछ ज़्यादा हो और पैसा भी ज़्यादा हो, तो वो उस एरिया की डोमिनेंट होगी। जैसे विलेजेस होते तो आपको पता है कि जैसे ऐसा होता था कि ये ठाकुरों का गांव है ऐसा, तो वो उस गांव की डोमिनेंट कास्ट होती थी, तो उसी को बेसिकली फॉलो करना संस्कृताइजेशन था। नेक्स्ट है ग्रामीण वर्ग संरचना में परिवर्तन के कारक है, फैक्टर कॉजिंग चेंज इन रूरल क्लास स्ट्रक्चर। तो ग्रामीण वर्ग संरचना जो है उसमें आप ग्रामीण वर्ग संरचना से परिवर्तन के कारक जो हैं वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और लैंड रिफॉर्म, ये दोनों ही है, बोथ ऑफ द अबव राइट होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वर्ग की विशेषता नहीं है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास। तो आपको इसमें समूहों में उतार चढ़ाव मिलता है, हायरार्की ऑफ ग्रुप्स मिलती है, ऊंच नीच की भावना भी मिलती है, लेकिन जो वर्क होता है वो उसमें कॉन्शियसनेस होती है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं होगी। कॉन्शियसनेस तो होती है और ओपननेस भी होती है, ये जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये लैक ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट इज स्टिल इफेक्टिव। निम्न में से जाति की कौन सी विशेषता जो है वो आज भी प्रभावपूर्ण है? तो आप देख रहे हैं जश्मानी सिस्टम जिसकी हमने बात की, जिसकी डिटेल स्टडी विलियम बाइजर कर रहे थे, जो उन्होंने बताया वो धीरे धीरे कम हो गया है। जात पंचायतें भी जो है, जाति पंचायतें वो भी कम हो रही हैं, और जो रिचुअल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कर्मकांडों का पालन जो है वो उतना रिजिड तरीके से नहीं कम हुआ है। बट जो इंडोगैमी है, इंडोगैमी होती है मैरी विद इन अ कास्ट, जो आप अपनी ही कास्ट के अंदर आपको जो मैरिज करनी है वो इंडोगैमी, वो अभी भी आपको इफेक्टिवली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है परंपरा एवं आधुनिकता साथ साथ चल रही हैं, ये कथन किसका है? ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी गो हैंड इन हैंड, हुज स्टेटमेंट इज दिस? तो ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी जो है वो साथ साथ चल रही हैं, ये स्टेटमेंट है एम एन श्रीनिवास का। एम एन श्रीनिवास आपके इंडियन थिंकर है, इसका डिटेल लेक्चर भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, उसमें इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इवन मोस्ट ऑफ द इंडियन थिंकर के आपको जो डिटेल लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनकी बुक्स मिल जाएंगी, तो वो आप देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट एम एन श्रीनिवास का है, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट वगैरह का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम में नगरीकरण
नगरीय समुदाय की अवधारणा दी है। द नेम ऑफ द इंडियन सोशोलॉजिस्ट हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ रर्बन कम्युनिटी। तो रर्बन कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है ये आपके जीएस घुरिये ने दिया है। इन्होंने एक बुक लिखी थी रर्बन कम्युनिटी, उसी में ही इन्होंने ग्राम में नगरीय समुदाय की अवधारणा दी थी। उसमें बेसिकली ये कहना चाहते थे कि जो रूरल और अर्बन है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल अलग अलग नहीं है। गाँव जो है वो बिल्कुल शहर से अलग नहीं है, शहर जो है वो बिल्कुल गाँव से अलग नहीं है, ऐसा इनका कहने का मतलब था। जो शहर डेवलप हुए हैं वो धीरे धीरे गाँव से ही डेवलप हुए हैं। उसके लिए उन्होंने VTC मॉडल दिया था, विलेज टाउन और सिटी का, वो दिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विलेज आर एडजस्टेंट टू द आउटर बाउंड्री ऑफ द सिटी आर कॉल्ड। जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें सब अर्बन विलेज या फिर उपनगरीय ग्राम कहते हैं। जो गाँव जो है वो नगर की बाहरी सीमा जो होती है उससे लगे हुए होते हैं, उनको उपनगरीय ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है, किसकी जयंती पे सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई? ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज द सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च। तो ये जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी जो थी उस पे ये सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है लॉन्च की गई थी। विभिन्न परतों में समाज के लंबवत विभाजन को क्या कहा जाता है? द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन डिफरेंट लेयर्स वर्टिकली इज नोन एज। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो ये आपके MN श्रीनिवास की फेमस बुक है। इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया लिखी थी। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में शामिल नहीं है? Which of the following will not be included in rural social institution? तो रूरल सोशल इंस्टीट्यूशन में आपको किनशिप नातेदारी मिलती है, मैरिज भी है, जाति भी है। तो ये जो है कि आपके रूरल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा है। स्कूल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं होते, संस्था है, बट यहाँ पे नहीं की बात की गई है और स्पेसिफिकली रूरल एरिया को बात की है। तो स्कूल्स जो है वही ऑप्शन जो होगा उसके साथ हम जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच विलेजेस वर द प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पीपल आर स्कैटर्ड आर कॉल्ड। ऐसे ग्राम जहाँ पर लोगों के निवास स्थान दूर दूर बिखरे हुए होते हैं वो कहलाते हैं डिस्पर्स विलेज। जहाँ पे जो लोगों के घर हैं जिनमें वो रह रहे हैं, लोगों के जो निवास स्थान है वो बहुत दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, तो उनको डिस्पर्स विलेज कहते हैं, विकेंद्रित ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हेल्पफुल इन रूरल कंस्ट्रक्शन। रूरल कंस्ट्रक्शन जो है उसमें हेल्पफुल नहीं है, ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक हो। तो यातायात के संचार के साधनों का विकास होना, तो ये तो पुनर्निर्माण में सहायक होगा, ये डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो ये भी रिकन्स्ट्रक्शन में होगा। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रामीण औद्योगिकरण भी होगा। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो रिकन्स्ट्रक्शन उस पर कोई हेल्पफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो क्या आपका था? कृषि का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो था वो आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया जो बुक है इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपकी ऑस्कर लेविस की बुक है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे के और लेक्चर में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।